हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल डीएनएस डे नाइट स्टडी में। तो भाई कैसे हैं आप सब। और जैसा कि वीडियो के टॉपिक के थ्रू समझ में आ गया होगा कि आज इस वीडियो के थ्रू हम लोग सेकेंड सेमेस्टर के बायोलॉजी में जूलॉजी का जो सिलेबस है उसको हम लोग आज इधर डिस्कस करेंगे, है ना। और साथ साथ हम लोग सारे डिटेल्स जानेंगे कि आपको जूलॉजी में कितने यूनिट्स हैं जो कि यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में पूछेगा, और हर यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से आपको पढ़ना है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करेंगे, है ना। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। और साथ साथ स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि ये जो सिलेबस हम डिस्कस कर रहे हैं बच्चों जूलॉजी का, वो यहाँ पे जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है, जितने भी कॉलेजेस हैं जो कि इस यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड हैं, उन सब के लिए एप्लीकेबल है। चाहे वो MGKVP हो, चाहे वो VBSPU हो, चाहे वो हमारे DDU हो, चाहे वो LU हो, ठीक है। तो ये सारे ही यूनिवर्सिटीज़ और इससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पे यही सिलेबस फॉलो होगा। तो इसके लिए डाउटफुल नहीं रहेंगे कि मैम ये वीडियो और या तो ये जो सिलेबस है वो हमारे कॉलेज के लिए है या नहीं। तो वो देख लेंगे कि आपके इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ या इनसे एफिलिएटेड कॉलेजेस में ही आपका कॉलेज आता है या नहीं, ठीक है। तो चलिए सिलेबस का डिस्कशन शुरू करते हैं कि भाई आपको जूलॉजी में क्या क्या जो है वो पूछा जाएगा, ठीक है। और ये जो आपको सामने आपके PDF दिख रहा है, ये PDF अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं तो हमारे DNS एजुकेयर आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पे आसानी से आपको ये PDF हमारा मिल जाएगा। आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं। चलिए तो देख लेते हैं कितने क्या क्या टॉपिक्स हैं जो आपको हर यूनिट में देखने हैं। ये कुछ आपके सामने यूनिट्स हैं जिसमें यहाँ पे हमें टोटल अगर देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे कुछ 8 यूनिट्स हैं, ठीक है। और 8 यूनिट्स में कुछ में क्या है, यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहला जो यूनिट है हमारे पास, ये यूनिट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो जो बायोमोलिक्यूल्स हैं बच्चों वो क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में सबसे पहले यहाँ पे बात की गई है कार्बोहाइड्रेट्स की। उसके बारे में आपको डिटेल्स जो है वो जानने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर है, साथ में इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इम्पोर्टेंस देखेंगे हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स के। तो कार्बोहाइड्रेट्स में बच्चों आपको आता है मोनोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स और पॉलीसैक्राइड्स, है ना। और साथ में यहाँ पे एक ग्लाइको कॉन्जुगेट्स भी आपको जानना है। तो ये चीज़ें रहेगी आपको आपके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स में। लिपिड्स भी आएंगे। लिपिड्स एक तरह के फैट्स हैं, है ना, वो उनमें आपको सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पढ़ना है, ट्राइग्लिसरॉल्स पढ़ना है, ठीक है, फॉस्फोलिपिड्स पढ़ना है, ग्लाइकोलिपिड्स पढ़ना है और यहाँ पे स्टेरॉइड्स पढ़ना है। ये आपको लिपिड्स में पढ़ना है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन और जनरल प्रॉपर्टीज किसके, एमिनो एसिड्स के। एमिनो एसिड्स ही तो भाई मिलकर प्रोटीन्स बनते हैं। तो प्रोटीन्स हो गया, आपके फैट्स हो ही गए, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट, ये सब के सब किस में आते हैं, ये सब आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, है ना। भाई बायो का मतलब हो गया लिविंग बॉडी। लिविंग बॉडी के अंदर ये मॉलिक्यूल्स क्या है, लिविंग बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल्स यही लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स है। तो वही तीनों के बारे में कहाँ दिया है, आपके यूनिट फर्स्ट में ही दिया हुआ है, ठीक है। और साथ में एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड्स है, उनकी जनरल प्रॉपर्टीज है। इसेंशियल, नॉन इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड्स होते हैं, इनके बारे में भी जानना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटीन्स में कैसे ऑर्गेनाइजेशन होता है, कैसे इनके स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाई जाएगी। सिंपल और कॉन्जुगेट प्रोटीन्स भी आपको इसमें एक टॉपिक बनेगा। तो इतनी चीज़ें हैं बच्चों आपको यूनिट फर्स्ट में। अब आते हैं यूनिट सेकंड में। तो यहाँ पे एंजाइम एक्शन के बारे में बात की गई है कि भाई एंजाइम्स तो होंगे, अगर बायोमोलिक्यूल्स हैं तो उनको तोड़ने के लिए, उनको डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम्स भी बॉडी में पाए जाते हैं। इन एंजाइम्स को आप बायोकैटलिस्ट भी बोलते हैं। तो एंजाइम का जो एक्शन है और साथ में वो कैसे कंट्रोल करता है रिएक्शन को, वो है आपका यूनिट सेकंड, है ना। इसमें आपका नोमेनक्लेचर है और क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स का, जिसमें आप अलग अलग टाइप के एंजाइम्स जानेंगे, जैसे ऑक्सीडो रिडक्टेज है, हाइड्रोलेजेस है, ठीक है, लाइगेजेस है, लाइपेजेस है, तो अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंट क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स का। एंजाइम्स को सफिक्स जो एज से जाना जाता है,
ठीक है, लाइगेज कह लीजिए, लाइपेज कह लीजिए, ऑक्सीडो रिडक्टेज कह लीजिए। तो ये डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। नॉमेनक्लेचर भी इसका जानेंगे, कैसे इसका नामकरण किया जाता है एंजाइम्स का। तो नॉमेनक्लेचर है, साथ में क्लासिफिकेशन है एंजाइम्स का। एंजाइम्स पढ़ने के साथ साथ इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म है कोफैक्टर्स, काफ़ी पूछा जाता है, ये भी जानते रहेंगे। स्पेसिफिसिटी जानेंगे एंजाइम एक्शन का, कैसे ये काम करते हैं, ठीक। इसके बाद आते हैं आइसो एंजाइम्स। इसके बाद आता है इनका मैकेनिज्म कि कैसे ये एंजाइम्स जो है ये काम करते हैं, कैसे एंजाइम्स जो हैं वो आपके सबस्ट्रेट से जुड़कर और एंजाइम और प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कुछ इनके प्रोसेस में आएगा। एंजाइम काइनेटिक्स फिर जानेंगे। इस काइनेटिक्स के अंदर हम फैक्टर्स देखेंगे जो कि रेट ऑफ एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन को अफेक्ट करता है, ठीक है। तो एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन कैसे चलता है ये चीज़ है। उसके बाद है डेरिवेशन किसका, मैकेलिस-मेंटन इक्वेशन का। ये इंपॉर्टेंट होता है, आपको ये एमएससी लेवल पे भी मैकेलिस-मेंटन का इक्वेशन जो है वो मिलेगा, ठीक है। ये पूरा एक इक्वेशन है, डेरिवेशन होता है ये, ठीक है, तो वो जानेंगे। इसके बाद है कॉन्सेप्ट केएम और वी मैक्स का, ठीक। उसके अलावा है हमारे पास लाइन वीवर बर्ग प्लॉट। उसके अलावा है हमारे पास एंजाइम इनहिबिशन, ठीक है, कि एंजाइम की एक्टिविटी कैसे कब रुक जाती है। इनहिबिट करना मतलब रुक जाना, तो वो चीज़ें हैं। और उसके बाद है एलोस्टेरिक एंजाइम्स, ये क्या होते हैं, उनके काइनेटिक्स कैसा होता है, रेगुलेशन कैसे होगा एंजाइम एक्शन का। तो ये इतनी चीज़ें हैं जो कि एंजाइम्स का सारा डिटेल आपको दिया हुआ है यूनिट सेकेंड में। तो यूनिट सेकेंड में सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है एंजाइम से रिलेटेड। तो पहला यूनिट बच्चों क्लियर है, कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन और फैट्स है, मतलब बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। सेकेंड यूनिट में एंजाइम और उसके एक्शन के बारे में है। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे। तो थर्ड यूनिट में आपको यहाँ पे बात की गई है कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड का मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मतलब समझ रहे ना, मेटाबॉलिज्म में हम दो चीज़ें जानेंगे, कैसे ये बनकर तैयार होते हैं और कैसे ये ब्रेक होते हैं, टूटते हैं, वो दोनों चीज़ आती है मेटाबॉलिज्म में। तो मेटाबॉलिज्म का बच्चों मतलब ही होता है किसी चीज़ का ब्रेक होना और किसी नए चीज़ का सिंथेसाइज होना या बनना, है ना। तो वो चीज़ होती है मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स, इन दोनों का मेटाबॉलिज्म के बारे में डिस्कशन है आपके यूनिट थर्ड में। तो इसमें ग्लाइकोलिसिस है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज जो होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, पायरुविक एसिड में, है ना। तो इसके डिटेल्स हैं, इसमें बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनता है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बनते हैं। तो ये जितने इंटरमीडिएट्स बनेंगे वो सब आपके बनते हैं इस ग्लाइकोलिसिस में। ये सारे डिटेल्स जानने, इसमें एंजाइम्स कौन कौन सा इन्वॉल्व है वो सब जानना होता है। साथ में सिट्रिक एसिड साइकिल आता है। सिट्रिक एसिड साइकिल भी आपका चलेगा आगे, जब एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आपका वो रिएक्ट करेगा, एक साइकिल चलती है, ठीक है। और इसमें जो पहला प्रोडक्ट बनता है ना वो एक उसमें सिट्रिक एसिड जो है वो बनता है, इसीलिए साइकिल को सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। इसके साथ साथ इस साइकिल की डिस्कवरी क्रेब्स ने की थी, ठीक है, ये साइंटिस्ट का नाम है, तो इसी वजह से इसी साइकिल को क्रेब्स साइकिल भी बोलते हैं। फिर आएगा ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस मतलब बनना। मैं बोल रही हूँ ना, मेटाबॉलिज्म में हम दोनों चीज़ें जानेंगे, क्या टूट रहा है, कैसे ब्रेक होता है। मतलब देखिए ग्लूकोज टूटा ना तो ग्लाइकोलिसिस हमने जाना, लेकिन ग्लूकोज बनेगा भी कैसे वो भी जानेंगे मेटाबॉलिज्म में। तो ग्लूकोनियोजेनेसिस यही बताता है, ग्लूको का मतलब ग्लूकोज, जेनेसिस का मतलब बनना, तो लिसिस का मतलब टूटना। तो यहाँ पे ग्लूकोज टूटने की प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस बोलते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज बनने की प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। फिर है फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट, यहाँ पे फॉस्फेट पेंटोज पाथवे, ठीक है, तो इसको पीपीपी भी बोलते हैं, फॉस्फोस, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पाथवे चलता है ये भी इनसे बहुत ज़्यादा सिमिलर होता है, कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस होते हैं। तो काफ़ी छोटा साइकिल है, इजी होता है यहाँ पे फॉस्फेट पेंटोज पाथवे। उसके बाद आता है ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ग्लाइकोजेन जो है वो कैसे, लिसिस फिर आ गया है, ठीक है। तो ग्लाइकोजेन जो है वो कैसे ब्रेक करता है, ठीक है। तो ग्लाइकोलिसिस जो था वहाँ पे आपने क्या पढ़ा, ग्लूकोज कैसे टूटता है। यहाँ पे हम जानेंगे ग्लाइकोजेन कैसे टूटता है और ग्लाइकोजेनेसिस भी जानेंगे, मतलब ग्लाइकोजेन बनता कैसा है, ठीक है। इसका पूरा एक सीरीज है रिएक्शन का, एक एक पेज भर जाता है, बड़ा बहुत लंबा लंबा सीरीज है, ठीक है। तो थोड़ा टफ पड़ता है बच्चों, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे, है ना,
इसके बाद लिपिड्स आते हैं। लिपिड्स का बायोसिंथेसिस मतलब बनेगा कैसे, पैल्मिटिक एसिड और कीटोजेनेसिस, ठीक है। तो इसमें कीटो जो होता है इसका फॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा। बीटा ऑक्सीडेशन, ओमेगा ऑक्सीडेशन क्या होता है, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, और इसमें ऑड और इवन कार्बन एटम का क्या रोल है, ठीक है। ये चीजें आपको दी हुई है यूनिट 3 में। तो बात समझ रहे हैं, आपको कार्बोहाइड्रेट और लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म आपको जानना है यूनिट 3 में। फिर आते हैं यूनिट 4 में, तो यहाँ पे मेटाबॉलिज्म बात की गई है प्रोटीन्स और न्यूक्लियोटाइड्स के, ठीक है। तो यहाँ पे आता है कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक। तो अब देखिए, अभी तक किसकी मेटाबॉलिज्म की बात हो रही थी, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स की, अब बात आ गई है प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। तो इनके बारे में भी जानेंगे। तो एमिनो एसिड्स का कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म का मतलब बच्चों होता है ब्रेक करना, ठीक है, क्योंकि जो मेटाबॉलिज्म वर्ड है ना, ये 2 चीजों से मिलकर बना है। क्या क्या है वो 2 वर्ड, पहला होता है इसमें कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है इसी में एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म में कुछ नया बनता है, जबकि कैटाबॉलिज्म में कुछ जो पुराना है वो टूटता है। तो कैटाबॉलिज्म पहले मतलब समझ रहे हैं, तो एमिनो एसिड्स का ब्रेकडाउन के बारे में बात हो रही है। ट्रांस एमिनेशन क्या होता है, डी एमिनेशन क्या होता है, यूरिया साइकिल क्या होता है, ये चीजें आपको दी गई है कैटाबॉलिज्म ऑफ एमिनो एसिड्स में। फिर है न्यूक्लियोटाइड्स और विटामिन्स, उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेटरी चेन, मतलब अब माइटोकॉन्ड्रिया पे आ गया है जहाँ पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के बारे में बात की जा रही है, ठीक है, और उसके रेगुलेशन, उसका कंट्रोल कैसे चलता है उसके बारे में। ये सारा का सारा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चलता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं प्रोटीन और न्यूक्लियोटाइड्स के मेटाबॉलिज्म में, ठीक। उसके बाद आता है 4th यूनिट। तो 4th यूनिट पूरी तरह से अलग है एकदम, डाइजेशन और रेस्पिरेशन के बारे में इस यूनिट में बात की गई है। तो यहाँ पे ये पूरा बॉडी के अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह से इसमें डिस्कस किया गया है इस यूनिट में। तो यहाँ पे आपका आता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन और साथ में फंक्शंस आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का, ठीक। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट समझ रहे हैं ना, मतलब बात हो रही है स्टमक की, इंटेस्टाइन की, इसोफेगस की, तो ये सारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आता है और इसके साथ साथ जुड़े हुए जितने ग्लैंड्स हैं वो उसके बारे में है। उसके बाद आता है मैकेनिकल और केमिकल डाइजेशन, कैसे होता है, खाना पचता कैसे है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। एब्जॉर्प्शन में खाने में क्या क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, प्रोटीन्स है, वाटर है, मिनरल्स है और विटामिन्स है, ठीक है। तो ये कैसे खाना पूरा डाइजेस्ट होता है, कैसे प्रोटीन्स डाइजेस्ट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होते हैं, फैट डाइजेस्ट होते हैं, ये सब डिस्कस किया गया है। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी, किसका, ट्रैकिया और लंग्स का, ठीक है। तो इसके बारे में इंटरनल स्टडी जो है, इसके सेल्स और टिश्यू की स्टडी, वो है ट्रैकिया और लंग्स के बारे में भी थोड़ा सा दिया हुआ है। उसके बाद है मैकेनिज्म, रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें आता है पल्मोनरी वेंटिलेशन, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स अलग अलग आते हैं, जैसे टाइडल वॉल्यूम है, ठीक है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, रेसिडुअल वॉल्यूम है, अलग अलग इसमें वॉल्यूम्स के बारे में बात होगी कि कितना हम जो अमाउंट ऑफ एयर है कितना हम इनहेल करते हैं, कितना लंग्स में बसता है, कितना एक्सहेल करते हैं, उसका मेजरमेंट दिया है। उसके बाद है इसकी कैपेसिटीज़, जो कि रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स के सम को हम रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ बोलते हैं, वो भी दिया है। ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन और CO2 की, कि जो हमारे ब्लड में ट्रांसपोर्ट होता है। रेस्पिरेटरी पिगमेंट के बारे में बात हो रही है, और रेस्पिरेटरी पिगमेंट बच्चों क्या होता है, हेमोग्लोबिन को बोलते हैं, उसके बारे में। उसके बाद डिसोसिएशन कर्व्स है और अलग अलग फैक्टर्स के बारे में बात की गई है जो कि कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन को, ठीक है। तो इतनी चीजें बच्चों दी हुई है आपके स्टार्टिंग के 5 यूनिट्स में। उसके बाद लास्ट के आते हैं 6, 7 और 8 यूनिट्स। इसमें बात की गई है सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन की। तो सर्कुलेशन किसका होता है, ब्लड का होता है। एक्सक्रीशन के बारे में फिर बात है, तो कंपोनेंट्स के ब्लड के बारे में जानेंगे और फंक्शन। बच्चों कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए ये यूनिट्स थोड़े से ईजी हैं, कोई जैसे डाइजेशन वाला यूनिट ईजी है, और ये आपका 6th यूनिट सर्कुलेशन वाला भी ईजी पड़ेगा, क्योंकि आपने ये पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आप ये शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 12th में काफ़ी था ये। होम्योस्टैसिस है, जहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुपिंग, RH फैक्टर क्या होता है, ABO ब्लड ग्रुपिंग और MN क्या होता है, ये सारी चीज़ें डालेंगे। उसके बाद है मैमेलियन हार्ट, मतलब एक ह्यूमन हार्ट जो होता है वो कैसा दिखता है, स्ट्रक्चर कैसा है वो है। फिर कार्डियक साइकिल है, कार्डियक साइकिल मतलब आपका जो हार्ट है कैसे वो पंप करता है, ठीक है, कैसे एक साइकिल उसकी पूरी चलती है वो है। कार्डियक आउटपुट के बारे में बात की जा रही है और उसके रेगुलेशन के बारे में। फिर एक इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम के बारे में
बात की जा रही है, जो कि मशीन है, जो कि हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को पूरी तरह से ग्राफिकली दिखाती है। आप देखें ना, मतलब पिक्चर्स वगैरह में दिखाते हैं कि लाइन स्ट्रेट हो गई मतलब इंसान गया, तो उसी तरह से वो जो ग्राफ है वो एक स्पेसिफिक ग्राफ होता है जिसके एक स्पेसिफिक पैटर्न होता है। ये कुछ इस तरह से ये ग्राफ चलता है ना। तो इस ग्राफ के बारे में जानेंगे जो कि ईसीजी के थ्रू आप समझेंगे। उसके बाद ब्लड प्रेशर, उसके बारे में जानेंगे, सिस्टोल क्या होता है, डायस्टोल क्या होता है, और उसके बाद स्ट्रक्चर है किडनी का, उसके फंक्शनल यूनिट कौन होता है, किडनी का नेफ्रॉन होता है, उसका मैकेनिज्म, यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है, 3 स्टेप्स हैं यूरिन फॉर्मेशन के, अल्ट्राफिल्ट्रेशन, रीएब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, वो सारी चीज़ें आपको जाननी है यूरिन फॉर्मेशन में। उसके बाद आता है 6th यूनिट। तो 6th यूनिट में बच्चों 7th यूनिट में आप लोग को यहाँ पे जानना है नर्वस सिस्टम और एंडोक्रिनोलॉजी, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम में यहाँ पे न्यूरॉन के बारे में जानेंगे, है ना। नर्वस सिस्टम आपका कहाँ है, खोपड़ी में, ब्रेन में, है ना, जिसका इस्तेमाल आप लोग कम ही करते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, उसके बाद है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, कैसे वर्क करता है, इसके बाद एक्शन पोटेंशियल कैसे इसमें होता है, कैसे मतलब बताएगा इस पूरे प्रोसेस के थ्रू कि सिग्नल्स कैसे ट्रांसमिट होते हैं न्यूरॉन की मदद से। न्यूरॉन और नेफ्रॉन में कंफ्यूज नहीं होंगे, नेफ्रॉन आपके किडनी में पाए जाते हैं, न्यूरॉन आपके ब्रेन में सेल्स होते हैं। माइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ साइनैप्स के बारे में बात करेगा। साइनैप्स 2 न्यूरॉन के बीच के गैप को बोलते हैं। उसके बाद एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसमें पीनियल ग्लैंड है, पिट्यूटरी है, थायराइड है, पैराथायराइड, सारे ग्लैंड्स के बारे में है, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड है, पैनक्रियाज है, एड्रेनल है, हार्मोन्स जो कि इन सारे ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन है हार्मोन्स का और कैसे ये काम करते हैं, एक्शन कैसे है, मैकेनिज्म क्या है, वो जानेंगे इसमें। उसके बाद लास्ट यूनिट आता है जिसमें हम मस्कुलर सिस्टम जानते हैं। भाई हमारे जो मसल्स हैं, है ना, चाहे वो हाथ पैर के मसल्स हो, स्केलेटल मसल हो, चाहे स्मूथ मसल हो, चाहे कार्डियक मसल्स हो, है ना। तो हिस्टोलॉजी जानेंगे डिफरेंट टाइप्स के मसल्स की, उनके स्ट्रक्चर्स पे सबसे पहले बात की गई है स्केलेटल मसल्स की। उसके बाद मॉलिक्यूलर और केमिकल बेसिस है मसल कॉन्ट्रैक्शन का, कि मसल कॉन्ट्रैक्शन कैसे होता है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी इसमें आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे मसल ट्विच की, मोटर यूनिट क्या होता है, समेशन और टिटनेस क्या होता है, ठीक है। तो ये बच्चों इतनी चीज़ें आपको जाननी थी, इतनी चीज़ें आपको पढ़नी है ना। तो इतनी चीज़ें जो कि आपको पूरी डिटेल में समझनी रहेगी आगे जब भी हम इसको आगे पढ़ेंगे, है ना। तो ये इतना है 8 यूनिट बच्चों, आपको जूलॉजी में यही इतना पढ़ना है आपके 2nd सेमेस्टर में बायोलॉजी में, है ना। तो जूलॉजी में ये इतना जो है यूनिट्स आपको पढ़ना है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो बॉटनी के कंपैरिजन में आपको जूलॉजी में थोड़ा सा कोर्स ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे 1-2 यूनिट ऐसे जो कि आपके लिए बहुत आसान है। तो कह लीजिए आपके पास यूनिट कम है, 6 ही यूनिट है समझ लीजिए, वहाँ 8 यूनिट है बॉटनी में, तो यहाँ पे 6 ही है क्योंकि 2 यूनिट पढ़े हैं, एकदम बहुत आसान है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो आई होप बच्चों आपको जितना भी मैंने यहाँ पे बताया है, सिलेबस से रिलेटेड डिस्कशन किया है, सारे टॉपिक्स बता दिए कैसे क्या पढ़ना है, तो आपको वो चीज़ हेल्पफुल रही होगी। आपने ये वीडियो देखा होगा तो आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे और कॉमेंट ज़रूर कर देंगे। अगर आपको कोई डाउट वगैरह रहेगा तो वो भी पूछ सकते हैं, है ना। लास्ट में बात करते हैं बच्चों, अगर आप घर बैठे यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं, है ना, अगर आपको घर बैठे यहाँ पे तैयारी करनी है 2nd सेमेस्टर की, तो अगर आपका यहाँ पे ये जो कोर्स है हमारा जो कि ऑनलाइन रन करता है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लोग जितने भी आपको यहाँ मेंटर्स दिख रहे हैं, मैं बॉटनी आप लोग को पढ़ाऊँगी, जूलॉजी है यहाँ पे, इसके साथ साथ जो भी केमिस्ट्री है, जो भी फिज़िक्स वाले होंगे उनको फिज़िक्स देखना होगा, पढ़ना होगा, तो वो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। हमारा ये जो ऑनलाइन कोर्स है इसमें आपको कुछ ये फीचर्स मिलते हैं, जिसमें हमारे कोर्स फीचर्स की बात करें तो आपको हमारे जितने भी मेंटर्स हैं उनके थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। साथ में आपको कोई भी अगर डाउट आता है इन बिटवीन, तो वो उसके लिए लाइव सेशंस चलाए जाते हैं, वो वहाँ पे आप डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी PDF और नोट्स आपको रेगुलर टू रेगुलर टाइम पे प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके अलावा PYQs आपको ज़रूर दिए जाएंगे, जिसके थ्रू आपको एक आइडिया मिलेगा कि कैसे आपको पढ़ना है। साथ में आपको मॉडल और सैम्पल पेपर दिए जाएंगे। आपको साथ साथ हम मेंटर्स के थ्रू स्पेशल गाइडेंस हमेशा मिलती रहेगी जब तक एग्जाम्स नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये जो पूरा कोर्स है बच्चों, ये आपको सारी चीज़ें स्क्रीन पे दिख ही रही है कि कितनी फीस है इसकी, और ये पूरा जो कोर्स है बच्चों वो 3 मंथ्स का कोर्स है
है ना। और अगर आपको बाकी डिटेल्स चाहिए तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इस पे कांटेक्ट करके सारी डिटेल्स ले सकते हैं और हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नवोदय 2.0 जो हमारा बैच चला है, इससे पहले भी ये बैच चल चुका है और आप सभी बच्चों का काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहा था वहाँ पे। ऐसी अच्छा और बढ़िया रिस्पॉन्स हमें ऐसी अगर 2.0 नवोदय में मिल जाए तो और भी अच्छा होगा और हमें उम्मीद है कि ये ज़रूर होगा, है ना। तो बच्चों, और रही बात, अगर आपको हमारे इस PDF को जो आपको दिख रहा था वो आपको अगर डाउनलोड करना है तो शुरू में बता देते, एक बार फिर बता दे रही हूँ, आपको DNS एजुकेयर ऐप डाउनलोड करना है। वहाँ से आप हमारे एक सेक्शन आता है, वहाँ पे जाकर आप हमारे इस PDF को डाउनलोड करके रख सकते हैं। वो आपका वहाँ से आप इसको रखेंगे, ठीक है। तो आई होप बच्चों आपके लिए ये जो पूरा सेक्शन है, जो पूरी चीज़ें मैंने इस वीडियो के थ्रू डिस्कस की है, काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। कैसे आपको पढ़ना है वो भी बता दिया। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं किसी भी कोर्स के लिए, सारे ये 2-3 कोर्स जो है रन कर रहे हैं जो कि हमारे सेमेस्टर्स में, वो भी बता दिया है। तो बच्चों आई होप आपके लिए ये वीडियो जो है काफ़ी यूज़फुल रहा होगा, है ना। ऐसे ही हमारे साथ बने रहेंगे। आगे आपको जो भी डाउट्स आते हैं हमारे इस NEP सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड, वो टाइम टू टाइम आपको अपडेट्स हमारे थ्रू मिलते रहेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देंगे। थैंक यू।